उसकी बारात क्यों लौटी, मयंक और दीपिका के नाम ये कहानी। भाग 1। मयंक चौधरी और दीपिका मलिक की आज शादी थी। दोनों ही मंडप में बैठे हुए थे। जैसे ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, मयंक के सर में हथौड़े की तरह लग रहे थे। जैसे ही पंडित जी ने मयंक के आगे सिंदूर किया और कहा कि कन्या के मांग में सिंदूर लगाओ, लेकिन मयंक किसी और ही सोच में गुम था। पंडित जी ने 3 बार मयंक से कहा कि कन्या की मांग में सिंदूर लगाओ। मयंक चौधरी के पीछे खड़े उसके पापा ने उसे कंधे से हिलाया और कहा, मयंक बेटा, दुल्हन की मांग में सिंदूर लगाओ। लेकिन तुरंत ही उसने मना कर दिया और कहा, मैं ये शादी नहीं कर सकता। सभी खामोशी से उसकी बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगे। फेरों के टाइम पर दुल्हा ने शादी के लिए इनकार कर दिया। ये बात आग की तरह फैल गई। दीपिका का दिल जोरों से धड़का था। इसका मतलब था उसका डर आज सच बनके सबके सामने आ रहा था। वो शख्स उसके चरित्र पर सवालिया निशाना बन ही गया। आज सब कुछ बिखरने जा रहा था। आंसू दीपिका की आंखों से बहने को तैयार थे, लेकिन वो सख्ती से उन्हें रोके हुए थी। क्या कह रहे हो बेटा, तुम ये शादी नहीं कर सकते? जी हाँ पापा, सही सुना है आपने, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मयंक अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मयंक को खड़ा होता देखकर बाकी सभी अपनी जगह से खड़े हो गए। मयंक बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? दीपिका के पापा राजवीर मलिक टूटे हुए लहजे में बोले, मुझे शादी नहीं करनी और बारात वापस जा रही है। मयंक चौधरी ये कहते हुए स्टेज से नीचे उतरा। बाकी सभी बाराती उसके साथ साथ नीचे उतर गए। आप ऐसे ही नहीं जा सकते मयंक साहब, बिना किसी वजह के आप मेरी बेटी को दुल्हन बना छोड़कर बारात वापस नहीं लेकर जा सकते। राजवीर मलिक बेटी के बाप थे, लेकिन उस समय वो निडर अंदाज में चौधरी साहब के मुकाबले में खड़े हुए थे। फैसला हो चुका है राजवीर मलिक, मैं तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करूंगा। मयंक चौधरी ने डायरेक्ट राजवीर मलिक की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। दरवाजे की ओट में खड़ी हुई दीपिका मलिक ने मयंक चौधरी की बातें सुन ली। इतना बड़ा जुल्म आप मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप तो खुद रिश्ता लेकर आए थे। मेरी बेटी से शादी की ख्वाहिश भी आपकी खुद की थी, और आज आप सब कुछ ख़त्म करके मेरी बेटी को बदनाम करके जा रहे हैं। मैं ऐसे नहीं जाने दे सकता। आपको मेरे लाश पर से गुजरना होगा। राजवीर मलिक ऊंची आवाज़ में बोले, हमें मजबूर मत करो राजवीर मलिक, हम अपने गार्ड से कहकर तुम्हारा सीना गोलियों से छन्नी करा देंगे। उनकी बात पर राजवीर मलिक एकदम से चुप हो गए। जाते जाते वजह तो बता दें, जिस वजह से आप मेरी बेटी को ठुकरा के जा रहे हैं। राजवीर मलिक का लहजा रौंदा हुआ था। दरवाजे की तरफ उठते हुए मयंक चौधरी के कदम रुके थे। तुम्हारी बेटी चरित्रहीन है, और मेरा ख्याल है इससे बड़ी वजह कोई और नहीं हो सकती, और ना ही इसके बाद कुछ कहने सुनने के लिए बचा है। गर्दन तिरछी करके अपनी बातों से उन पर पहाड़ गिराता लंबे लंबे डिग भरता हुआ घर से बाहर निकल गया। जबकि सभी आए हुए मेहमानों ने राजवीर मलिक की तरफ दुख और घृणा से देखा। उसके शब्दों की गूंज राजवीर मलिक को चारों तरफ से सुनाई पड़ रही थी। अपने दिल पर हाथ रखे हुए वो अभी भी दरवाजे की तरफ ही देख रहे थे, जहां से मयंक चौधरी अभी गुजर के गया था, और उसके पीछे सारे बाराती एक एक करके चले गए। अब मोहल्ले के कुछ लोग ही बचे थे जो वहां मौजूद थे। दीपिका ने अपने बाप के चेहरे की तरफ देखा। आज वो बेकसूर होते हुए भी गुनाहगार ठहरी थी। वो चरित्रहीन नहीं थी, लेकिन उसे मयंक चौधरी की बातों ने आज सबके सामने चरित्रहीन साबित कर दिया था। बिना किसी सबूत, बिना किसी गवाह के वो उस पर इल्ज़ाम लगाकर शादी से इनकार करके जा चुका था। वो पथराई हुई नज़रों से अपने बाप को देख रही थी, जो दिल पर हाथ रखे लड़खड़ाते हुए ज़मीन पर गिर गए थे। पापा, दीपिका चिल्लाते हुए उनकी तरफ बढ़ी। वो अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करते हुए बेटी का चेहरा देखते हुए अपने होश हवास खोते हुए इस दुनिया से विदा हो गए। दीपिका, तुम कहाँ जाओगी? एक बार फिर सोच लो। इस दुनिया में कोई नहीं है तुम्हारा जिसके पास जाकर तुम रह सको। जल्दबाजी मत करो। किरण उसकी पड़ोसन और उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, और इस समय वो दीपिका को समझाते हुए बोली। उसके पापा को मरे हुए आज 2 महीने गुजर चुके थे, लेकिन यह ज़ख्म अब सारी ज़िंदगी के लिए दिल में रहना था। वो चाह कर भी वो सब कुछ नहीं भूल सकती थी। उसकी शादी के दिन उसके पापा उसे छोड़कर दुनिया से विदा हो गए थे। वो दिन उसके लिए क़यामत का दिन था। वो शख्स मयंक चौधरी तो एक आग लगाकर चला गया, लेकिन दीपिका उसमें अब तक जल रही थी। बाप के मरने के बाद वो अकेली रह गई थी, और अब वो इस मोहल्ले में नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि उस मोहल्ले के काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो यही चाहते थे कि वो यहाँ से चली जाए
और कुछ लोग उसकी तरफ थे, लेकिन वो फ़िलहाल यहाँ रहना अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी। इसलिए वो दूसरे शहर जाकर अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू करना चाहती थी। और ऐसा ही उसने किरण से कहा, किरण अब यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। मैं यहाँ रहकर बहुत कुछ खो चुकी हूँ, अब मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा। दीपिका ने नरम लहजे में कहा, लेकिन तुम जाओगी कहाँ? किरण को उसकी फ़िक्र हुई। किरण, दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी मुझे सर छुपाने के लिए जगह मिल ही जाएगी। वैसे भी तो यहाँ पर भी हम किराए पर ही थे, कहीं पर भी जाकर रह लूँगी, हॉस्टल रह लूँगी, कुछ भी कर लूँगी, लेकिन मुझे अब रोको मत, मुझे जाने दो। दीपिका ने उसके हाथ थामे रोंदे लहजे में कहा। वो कितने दुख में थी किरण अच्छे से समझ सकती थी। दिल ही दिल में उस जॉनी को कोस रही थी जिसने झूठी तस्वीरें मयंक चौधरी को भेजी थी, सिर्फ इसलिए कि दीपिका ने उसे ठुकरा दिया था और उसने किस तरह उससे बदला लिया था। दीपिका का दुख समझते हुए वो खामोश हो गई, लेकिन उसकी ज़बान फिर भी नहीं रुक रही थी। और वो जो कुछ मयंक चौधरी और जॉनी ने किया, क्या वो सब भूल जाओगी? किरण गुस्से से बोली, सब कुछ भूल सकती हूँ, लेकिन उन दोनों को कभी नहीं भूल पाऊंगी। उन दोनों ने मेरे ज़ात के ऊपर जो कीचड़ उछाला है, वक्त आने पर उन दोनों से हिसाब लूँगी। उसकी बात पर किरण होंठ भींच कर रह गई। उसने घर का सारा सामान किरण के घर रखवा दिया और अपना कपड़ों का एक बैग उठाते हुए एक आखिरी नज़र उन अपने घर पर देखती हुई वहाँ से हमेशा के लिए निकल कर चली गई। बस में बैठी वो लखनऊ से हैदराबाद जा रही थी। हैदराबाद वो जगह है जहाँ उसका ननिहाल बसता था। दीपिका अपने 20 साल की ज़िंदगी में कभी भी उनके बारे में नहीं जान पाई थी, कभी किसी ने कुछ बताया ही न था। 15 साल की थी जब उसकी माँ इस दुनिया से चली गई। उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद वो अपने बाप के साथ यहाँ रहती थी। ददीहाल में उसका कोई भी नहीं था, लेकिन ननिहाल उसका बहुत बड़ा था। ये बात उसे 18 साल की उम्र में पता चली थी। आज से 2 साल पहले वो भी अपनी माँ के लेटर से अपने बैग से अपनी माँ की तस्वीर और वो लेटर निकाला जो मरने से पहले उन्होंने दीपिका के लिए छोड़ा था। उसके पापा ने 2 साल पहले उसे ये लेटर उनके 18वें जन्मदिन पर दिया था। वो उसकी माँ की अमानत थी। उस लेटर को पढ़कर ही वो जान पाई थी कि उसका ननिहाल हैदराबाद में रहता है, जो एक मल्होत्रा फैमिली थे। और आज 2 साल बाद वो फिर से वही लेटर निकाल कर पढ़ रही थी। प्यारी दीपिका, 18वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो और साथ में बहुत सारा प्यार। मुझे पता है तुम अपनी माँ को सबसे ज़्यादा मिस कर रही हो। मेरी जान, आपकी मॉम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, इतना प्यार कि आप सोच भी नहीं सकती। इसलिए मैं आज आपको आपकी मम्मी, मामा और नाना के बारे में बताऊंगी। मैं आपकी मम्मी नैना मल्होत्रा, मेरा संबंध मल्होत्रा फैमिली से है और मैंने आपके पापा से मोहब्बत की शादी की। यही कह सकती हो कि आपकी मॉम ने आपके पापा के साथ भाग के शादी की थी। वो आंसू बहाती हुई अपनी माँ का लेटर पढ़ रही थी। मैंने हर संबंध तोड़ लिया था अपनी फैमिली से तुम्हारे पापा की खातिर। उन्होंने भी हमेशा मुझे पलकों पर बिठा के रखा। सब बातों की एक बात, माँ बाप की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। ये वक्त गुजारने के साथ साथ मुझे एहसास हुआ बेटा, ज़िंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। मुझे कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी है, उसका इलाज तुम्हारे पापा नहीं करवा सकेंगे और आखिरी स्टेज है जिसमें बच पाना नामुमकिन है। ये लेटर मैंने तुम्हारे पापा को दिया है ताकि वो तुम्हारे 18वें जन्मदिन पर तुम्हें दे सकें। बेटा, अगर कभी ज़रूरत पड़े और तुम्हें मदद चाहिए हो तो बेटा अपने ननिहाल की तरफ ही जाना। मुझे पूरा भरोसा है कि वो बेटे की सज़ा अपनी धोती को नहीं देंगे। वो तुम्हें सहारा भी देंगे और तुमसे मोहब्बत भी करेंगे। हो सके तो बेटी अपनी मम्मी को माफ़ कर देना। तुम्हारी मम्मी नैना मल्होत्रा। और नीचे नाना और मामा का नाम और पता लिखा हुआ था। उनका लेटर पढ़ते हुए फिर से उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। जहाँ वो जा रही थी वो नहीं जानती थी कि उसके साथ वहाँ पर क्या सलूक होगा। वो उसको अपने पास रखेंगे भी या नहीं, क्या पता वो उसे अंदर ही न आने दें। बहुत सी सोचों के साथ वो हैदराबाद की सड़क पर खड़ी एक कैब करवा रही थी। मैडम, कहाँ जाना है? अभी वो मोबाइल पे कैब करवा रही थी कि एक टैक्सी ड्राइवर ने उसके पास आते ही गाड़ी रोकते हुए पूछा, जी मुझे इस एड्रेस पर जाना है। पेपर पर लिखा हुआ एक पता उसने ड्राइवर की तरफ बढ़ाकर कहा, ठीक है बैठें गाड़ी में, मैं आपको पहुंचा देता हूं। उस ड्राइवर ने एड्रेस पढ़ते ही दीपिका से कहा। दीपिका गाड़ी में बैठी और सड़क की तरफ देखने लगी। जबकि ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी।
आधे घंटे के सफ़र के बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। गाड़ी का किराया देते ही वो नीचे उतरी। नज़र सामने बहुत बड़ी हवेली के ऊपर जाकर ठहरी, जहां बड़े बड़े शब्दों में मल्होत्रा हवेली कुंदा हुआ दिखाई दे रहा था। धड़कते दिल के साथ दीपिका ने उस बहुत बड़ी हवेली की तरफ कदम बढ़ाए। गेट पर 3 चौकीदार खड़े हुए थे। उनके हाथ में बंदूकें थीं। कहो बीबी, किससे मिलना है? एक चौकीदार ने उससे पूछा। जी, मुझे बड़े मालिक मल्होत्रा साहब से मिलना है, उसने भी पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। बीबी, कौन हो तुम, कहाँ से आया है और बड़े मालिक से क्यों मिलना चाहता है? चौकीदार ने उसे डिटेल पूछते हुए माथे पर पल डाले। वो कहने लगी, लखनऊ से आई हूँ, उनकी धोती हूँ, उनसे बोलो उनकी बेटी की बेटी आई है, दीपिका मलिक। अपना पूरा इंट्रो करवाया तो एक पल के लिए चौकीदार उसे सर से लेकर पाँव तक देखने लगा। सच कह रहा है? उस चौकीदार को दीपिका पे शक हुआ। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। संजीव मल्होत्रा मेरे नाना जी हैं। आप प्लीज़ एक बार उनसे बात करें, मुझे उनसे मिलना है, दीपिका ने यकीन दिलाने वाले अंदाज में कहा। तुम यहीं बाहर इंतज़ार करो, हम इंटरकॉम पर तुम्हारा संदेशा अंदर भिजवा देते हैं। चौकीदार ने उसे वहीं पर एक तरफ खड़ा होने को बोला, जबकि खुद इंटरकॉम की तरफ बढ़ा। अभी वो अंदर खबर देता कि गेट का बड़ा दरवाज़ा खुला। आर्यन मल्होत्रा की गाड़ी गेट से बाहर निकल रही थी। दीपिका की निगाहें उस बड़ी सी गाड़ी की तरफ उठीं। उसमें बैठा रौबदार शख्स काला चश्मा लगाए मोबाइल में बिजी नज़र आया। शायद वो उस ख़ानदान का हिस्सा था। दीपिका ने उसे देखते हुए सोचा, वो गाड़ी वहाँ से जा चुकी थी। इंटरकॉम पर खबर देने के बाद वो वहीं धूप में खड़ी इंतज़ार करने लगी, लेकिन इंतज़ार ज़्यादा नहीं था। कुछ ही देर बाद उसे अंदर आने की इजाज़त मिल गई थी। दरवाज़ा खुलते ही वो अंदर की तरफ बढ़ी तो एक मुलाजिमा उसका इंतज़ार करते हुए दिखाई दी। चलो मेरे साथ। मुलाजिमा एक नज़र उसे सर से पैरों तक देखते हुए अपने साथ अंदर चलने का कहा। दीपिका उसके साथ धीरे धीरे कदम उठाती अंदर की तरफ चली। वो बहुत बड़ी हवेली थी। उसका एंट्रेंस इतना बड़ा था कि अंदर जाते हुए भी उसे काफ़ी समय लग गया। अभी यहाँ इंतज़ार करें, बड़े मालिक थोड़ी देर में आएंगे। वो उसे एक हॉल नुमा बहुत बड़े से कमरे में लेकर आई, जिसे देखते ही दीपिका की आंखें चौड़ी हो गईं। उस एक हॉल का इतना बड़ा साइज़ था कि उसमें से उसके 2-3 घर तो आराम से निकल आते। क्या उसके ननिहाल वाले वाकई बहुत अमीर थे? दीपिका खुद से सोचे बुनने लगी। हर चीज़ का वो बारीकी से जायज़ा ले रही थी। वहाँ मौजूद कई तरह की पेंटिंग्स देखते ही उसे अंदाज़ा हुआ था कि इस घर के लोगों का साहित्यिक कीर्ति से काफ़ी लगाव है। एक तस्वीर के सामने खड़ी हुई तो वहाँ मौजूद सब कुछ भूल गई। वो एक फुल साइज़ की तस्वीर थी, जिसमें एक रौबदार इंसान की बहुत ही महारत से स्केच खींचा गया था। ऐसे लगता था जैसे वो तस्वीर नहीं बल्कि हकीकत में है। बड़ी बड़ी मूँछें, शॉल को एक तरफ कंधे पर रख डाले, एक हाथ में छड़ी और दूसरे हाथ सोफे के साइड पर रखे, वो तो किसी महाराज जैसे लग रहे थे। एक टुक दीपिका उस तस्वीर को देखे जा रही थी कि तभी उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। कौन हो लड़की तुम? गुस्से से भरी मर्दाना आवाज़ थी। वो पलटी तो तस्वीर वाला शख्स उसी के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था। कभी तस्वीर को कभी उस शख्स को देखती हुई वो हैरान हो रही थी। मैंने कुछ पूछा है तुमसे, तुम कौन हो? उन्होंने फिर से अपनी रौबदार आवाज़ में पूछा। जी, वो मुझे संजीव मल्होत्रा से मिलना है। बोलो, क्यों मिलना चाहती हो तुम मुझसे? अपने सामने खड़े शख्स को संजीव मल्होत्रा के रूप में देखकर वो दंग रह गई। ये उसके नाना थे। उसको अचंभा हुआ। दीपिका ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए और उन्हें देखते हुए पूछा, आप संजीव मल्होत्रा हैं, मेरे नाना जी? वो आंखों में हैरत लिए मोहब्बत से पूछ रही थी। संजीव मल्होत्रा तो हम ही हैं, लेकिन तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो, और हमें अपना नाना जी क्यों कह रही हो? उनके माथे पर ढेरों बल पड़े। क्योंकि मैं आपकी धोती हूँ, आपकी बेटी नैना मल्होत्रा की बेटी दीपिका मलिक। खामोश गुस्ताख, खबरदार उस लड़की का नाम मेरे सामने भी लिया तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे, मल्होत्रा साहब ने ऊंची आवाज़ में ललकारते हुए कहा। दीपिका सहम कर पीछे हटी। आप मम्मी से नाराज़ हैं, गुस्सा हैं? दीपिका ने जो अंदाज़ा लगाया बोल दिया, हमारी कोई बेटी नहीं है, बस एक बेटी थी जिसे हम 20 साल पहले मार चुके हैं। हमारे लिए वो मर चुकी है। अब हमारा किसी भी लड़की से कोई संबंध नहीं। तुम यहाँ से जा सकती हो। वो गुस्से से अपनी बात का इजहार करते हुए अपना रुख फेर गए। क्या कहने से रिश्ते टूट जाते हैं? क्या आप मुझसे अपना रिश्ता तोड़ देंगे? मैं तो आपकी धोती हूँ। आप मुझसे भी अपना रिश्ता नहीं रखना चाहते? दीपिका ने भीगे लहजे में उनसे पूछा। वो उसकी दूसरी तरफ देख रहे थे। मल्होत्रा साहब की खामोशी पर दीपिका की आंखें भीगने लगीं। तुम हमें इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकती, इसलिए बेहतर यही होगा कि जाओ यहाँ से, वो सख्त लहजे में बोले। तो उसकी आंखों में ठहरे आंसू बादलों की तरह बरसने लगे। ठीक है नाना जी,
सारी दुनिया ने अपना रिश्ता मुझसे तोड़ लिया, एक आप भी तोड़ देंगे तो दीपिका मर नहीं जाएगी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ भेज दिया, उसको नहीं एहसास हुआ कि वो खुद अपने बाप के पास आकर माफ़ी मांग सके, बात कर सके, तुम्हें हथियार बनाकर भेज दिया। ये कोई तरीका है? मल्होत्रा साहब ने उसकी तरफ पलटते हुए अपने गुस्से का इजहार किया तो दीपिका भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। नाना जी, बस दुनिया में नहीं रही। दीपिका के अचानक बताने पर मल्होत्रा साहब की आंखों में बेयकीनी सी थी। उनकी बेटी इस दुनिया से चली गई और उन्हें खबर भी न हुई। उनकी आंखों की पलकें नम हुई। कैसे कैसे चली गई वो इस दुनिया से, हमसे माफ़ी मांगे भी ना? वो कैसे जा सकती है? नाना जी, उन्हें कैंसर हो गया था, उनके डेथ हुए 2 साल हो गए हैं। मेरे पापा की भी 2 महीने पहले डेथ हो गई है। मम्मी ने कहा था कि कभी ज़रूरत पड़े तो मैं आपके दरवाजे पर जाऊं। संजीव मल्होत्रा के दर से कोई भी सवाली अब आज तक खाली नहीं लौटा। उन्हें यकीन था कि आप मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे और मैं उनका दिया हुआ वादा ही पूरा करने के लिए आज यहाँ पे आई हूँ, वरना यहाँ कभी ना आती। दीपिका ने धीमे लहजे में एक एक शब्द ठहर ठहर कर कहा। संजीव साहब का दिल एकदम से नरम पड़ गया। जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, उनके दिल को जैसे किसी ने अपनी मुट्ठी में दबोच लिया। उनके हाथों में पली बढ़ी उनकी नाज़ों से पली बेटी नैना उन्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। उनकी आंखें नम हुई तो वो सख्ती से अपनी आंखें भींच गए। नाना जी, मम्मी आपसे बहुत प्यार करती थी। वो पापा से भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन आपसे शायद प्यार नहीं करती थी, बल्कि इश्क करती थी। अगर ऐसा होता तो वो कभी भी हमारी इज्जत को अपने पैरों के नीचे रौंदते हुए हवेली छोड़कर न जाती। वह फिर से सख्त हुए। मैं जानती हूँ नाना जी, उन्होंने भागकर शादी की है, लेकिन उसके बावजूद वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी और उसका सबूत ये लेटर है। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। उसने वो लेटर उनकी तरफ बढ़ाया, जिसे वो पथराई नज़रों से देखने लगे। उनमें हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपनी बेटी का पत्र पढ़ सकें। हॉल में एंटर होने वाले एक और शख्स को देखकर दीपिका की नज़र उनकी तरफ उठी। वह ज़रूर उसके मामा होंगे, रोहित मल्होत्रा। वो बस अंदाज़ा लगा रही थी क्योंकि उसकी मम्मी ने उसे बताया था कि उसके मामा का नाम रोहित मल्होत्रा है। मामा का प्यार अपनी बहन नैना के साथ बहुत ज़्यादा था और नैना भी अपने भाई पर जान न्यौछावर करती थी। उनकी लाडली बहन जो थी, वो अपने कॉलेज के दोस्त राजवीर मलिक से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो उनकी बिरादरी के नहीं थे और नैना मल्होत्रा अच्छे से जानती थी कि बिरादरी से बाहर शादी करने के लिए उनकी फैमिली कभी भी तैयार नहीं होगी। इसलिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया और अपनी जान से प्यारे रिश्तों को छोड़कर वो राजवीर मलिक के साथ उनकी दुनिया में उनका घर बसाने चली गईं। डैडी, ये लड़की कौन है? रोहित मल्होत्रा ने अपने माथे पर बल डाले पूछा, जबकि मल्होत्रा साहब की आंखें नम थीं और उनके हाथों में नैना का पत्र था जिसे वो पढ़ रहे थे। अपना चश्मा उतार कर अपने आंसू साफ करते हुए सोफे पर ढेर हो गए। उनकी लाठी भी उनके हाथ से छूट गई। डैड, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ है? रोहित मल्होत्रा घबराए हुए उनके पास आए। आज पहली बार अपने बाप को यूं हारता हुआ देख रहे थे। रोहित, मेरे बेटे, नैना हमको छोड़कर चली गई। वो चली गई है बेटा, चली गई। मल्होत्रा साहब की आंखें नम थीं और उनका लहजा भी टूटा हुआ था। वो अपने बेटे के सामने टूट गए थे। क्या कह रहे हैं आप डैड? अचानक से नैना आपको कहाँ से याद आ गई? रोहित का दिल भी धड़कने लगा। ये पत्र पढ़ो, तुमको सब पता चल जाएगा। रोहित ने वो पत्र पढ़ा और सामने खड़ी लड़की की तरफ एक नज़र देखा और उस पत्र के बेशुमार टुकड़े कर दिए। दीपिका का मुंह खुला का खुला रह गया। डैड, कोई भी लड़की अगर एक चिट्ठी पकड़ा दे आपको और आप समझ लेंगे कि वो आपकी बेटे की चिट्ठी है और ये आपकी धोती है। अकल से काम लिया कीजिए डैड, इस तरह लोगों की बातों में मत आ जाया करें। आप अपने कमरे में चलिए, इस मामले को मैं संभालता हूँ। रोहित ने गुस्से से दीपिका की तरफ देखते हुए कहा और अपने बाप को सहारा देकर उठाया। दीपिका को यकीन न आया कि ये वही शख्स है जो अपनी बहन से सबसे ज़्यादा प्यार करता था। अपने बाप को लेकर वो हॉल से बाहर निकल गए। दीपिका वहीं खड़ी रह गई, नीचे ज़मीन पर गिरे उस पत्र को देखने लगी जो उसकी माँ ने उसके लिए छोड़ा था और उसके मामा ने उसको फाड़ कर वहाँ फेंक दिया था। दीपिका ने वो सारे टुकड़े इकट्ठे करते हुए अपनी मुट्ठी में भींचे और खड़ी हो गई। इतने में रोहित मल्होत्रा वापस हॉल में आते हैं उसकी तरफ बढ़े। लड़की, तुमने मेरे डैड को रुलाया है, इसकी सज़ा मौत से कम नहीं, लेकिन तुम लड़की ज़ात हो इसलिए मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ। चुपचाप जैसे आई थी वैसे ही इस हवेली से वापस निकल जाओ और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। दफ़ा हो जाओ यहाँ से।
रोहित मल्होत्रा ने शदीद गुस्से में घुर्राते हुए कहा। दीपिका छोटे छोटे कदम उठाती हुई उनके करीब आई। मम्मी ने कहा था आप उनसे बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था ये उनकी खुशफहमी है। अपने आंसू साफ करती हुई एक नज़र रोहित को देखते हुए वहाँ से बाहर की तरफ चल पड़ी। उसके शब्दों पर रोहित ने अपनी मुठ्ठियाँ सख्ती से भींच लीं। नैना उनके लिए वाकई सबसे ज़्यादा अहम हुआ करती थी। उनकी बहन थी, उनकी जान थी, लेकिन उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाते हुए यहाँ से भाग गई थी। वो कैसे उसको माफ़ कर देते या उससे जुड़ी कोई भी याद अपने पास रखते? नहीं, वो उसे कभी नहीं माफ़ कर सकते थे। यही वजह थी कि उन्होंने दीपिका को भी वहाँ से चले जाने को कहा। दीपिका रोती हुई गेट के पास आई और चौकीदार को गेट खोलने को कहा। चौकीदार ने उसके लिए छोटा सा गेट खोल दिया। वो आंसू पोंछती हुई एक नज़र पलट के उस बड़ी हवेली को देखने लगी, जहाँ रहने वालों के दिल बहुत ही छोटे थे। अपने आंसू साफ करती हुई वो आगे की तरफ अंधाधुंध भागने लगी। एकदम सामने से आई गाड़ी के साथ वो टकरा गई। गाड़ी वाले ने उसी समय ब्रेक तो लगा दी, लेकिन दीपिका को चक्कर आ गए थे। उसे लगा वो गाड़ी के नीचे आ गई। उसका ब्लड प्रेशर लो हुआ और वो चकरा के उस गाड़ी के सामने नीचे गिर गई। आर्यन मल्होत्रा तुरंत गाड़ी से बाहर निकलकर उस लड़की तक पहुंचा। नीचे झुककर उसे सीधा किया। वो मासूम सी परी सी खूबसूरत चेहरा देखकर एक पल को ठहर सा गया। ये लड़की कौन है रमेश? आर्यन मल्होत्रा ने ऊंची आवाज़ में चौकीदार से पूछा। छोटे साहब, ये बड़े साहब से मिलने आई थी, खुद को उनकी धोती बता रही थी। चौकीदार के बताने पर आर्यन ने अपने माथे पर बल डाले। धोती? दोहराते हुए वो उस बेहोश लड़की को देखे गया। छोटे साहब, आप इसको छोड़ें, हम इसका बंदोबस्त करवा देते हैं। आप अंदर जाओ, चौकीदार ने तुरंत अपनी सेवा पेश करते हुए आर्यन से कहा। वो वैसे ही सब आर्यन से बहुत ज़्यादा डरते थे। नहीं, मैं खुद देख लूँगा, तुम जाओ यहाँ से। आर्यन ने चौकीदार को आगे बढ़कर उस लड़की को उठाने की कोशिश करते हुए देखकर तुरंत हाथ के इशारे से रोक दिया। उस समय उसका चेहरा बता रहा था कि वो किस कदर गुस्से में है। चौकीदार खामोशी से पीछे हट गया तो आर्यन ने उस लड़की को अपनी बाहों में भरा और हवेली के अंदर की तरफ चला गया। उसका बैग चौकीदार ने अंदर जाकर मुलाजिमा को पकड़ा दिया। उसका फूलों जैसा नाजुक वजूद वो अपनी बाहों में भरे हुए लंबे लंबे कदम चलता हुआ अपने कमरे में चला गया। उस नाजुक सी परी को उसने अपने बेड पे लिटाया। आर्यन उसका खूबसूरत चेहरा देखने लगा। वो वाकई बहुत खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। मुलाजिमा उस लड़की का बैग लिए सीधे आर्यन की माँ शांति देवी के रूम में चली गई और उन्हें जाकर तुरंत सारी बात बता दी। वो तुरंत अपनी जगह से उठते हुए तेज़ी से आर्यन के कमरे में चली गई। आखिर कौन लड़की है ये, जिसे आर्यन उठाकर न सिर्फ हवेली के अंदर ले आया बल्कि अपने कमरे में ले गया? दरवाजे पर दस्तक देते हुए वो अंदर गईं तो आर्यन एक तरफ खड़ा उस बेहोश लड़की को देख रहा था। आर्यन, ये लड़की कौन है और तुम इसको यहाँ क्यों लेकर आया है? शांति देवी ने अपने बेटे की तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा। मॉम, ये लड़की हवेली से बाहर निकलते हुए मेरी गाड़ी से टकरा गई और बेहोश हो गई। मुझे जानना है ये लड़की यहाँ किस से मिलने आई थी। आर्यन भी उस हवेली का हिस्सा था और अच्छे से जानता था कि इस हवेली में आए हुए लोगों को कैसे हैंडल करना है। हमें क्या मालूम किससे मिलने आया था? हमसे नहीं मिला, न हमें इस बारे में पता है। तुम इसको लेकर अपने कमरे में क्यों आया? जाने कौन लड़की है ये, किस नियत से हमारी हवेली में आया था? तुम इसको उठाकर अंदर ले आया। शांति देवी ने बुरा मानते हुए कहा। मॉम, किसी से तो मिलने आई होगी ना। चलो, ये होश में आएगी तो ही पता चलेगा। आर्यन ने अपने मूँछों को ताऊ देते हुए कहा। शांति देवी भी बेटे की बात के आगे मजबूर हो गई थी। अब उन्हें भी इस लड़की के होश में आने का इंतज़ार करना पड़ा। हद हो गई, न जाने कब से ये लड़की होश में आएगी। तुम इसके मुंह पर पानी की छींटे तो मारो, हो सकता है होश में आ जाए। शांति देवी ने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा। आर्यन ने आगे बढ़कर पानी का जग उठाते हुए गिलास में थोड़ा सा पानी निकाला और उसके चेहरे पर पानी की छींटें मारी, लेकिन वो होश में नहीं आई। आर्यन ने पलटकर अपनी माँ की तरफ देखा, जो वो भी उस लड़की को ही देख रही थी। आर्यन ने जग उठाकर सारा पानी उस लड़की के चेहरे के ऊपर गिरा दिया। उसको लगा जैसे वो समुद्र में तैर रही हो। गहरा सांस भरते हुए वो एकदम होश में आते हुए उठकर बैठ गई। शांति देवी उसे गौर से देख रही थी। वो उसके अचानक होश में आते उठकर बैठने की वजह से बौखलाते हुए पीछे हटी। ओफो, हद है लड़की, तुमको तो होश में आने का तरीका भी नहीं आता। क्या पहली बार बेहोश हुआ था?
शांति देवी ने इसकी क्लास लेनी चाहिए, जबकि दीपिका ने घबरा कर उस औरत को फिर मुंह के सामने खड़े शख्स को देखा, जो बहुत गहरी निगाहों से उसके चेहरे के बनते बिगड़े इम्प्रेशन को देख रहा था। कौन हो तुम और हमारी हवेली में कैसे आई हो? उसके सवाल पर दीपिका को कुछ समय पहले की सारी बातें याद आ गईं, बल्कि सामने खड़ा शख्स भी याद आ गया। जब वो हवेली में आ रही थी तब ये अपनी गाड़ी में बाहर जा रहा था। मुझे यहाँ से जाना है, दीपिका ने दिल को सख्त करते हुए अपनी जगह से उठते हुए कहा। तुम हो कौन? आर्यन ने उसके करीब होते हुए उसका रास्ता रोक कर पूछा। वो 2 कदम पीछे हटी। आर्यन बिल्कुल उसके आगे आकर खड़ा हुआ। वो उसकी इस हरकत पर होंठ भींचे कर रह गई। मैं दीपिका हूँ, दीपिका मलिक। संजीव मल्होत्रा की धोती। उसने इन पर बम फोड़ा। मेरा नहीं ख्याल इससे ज़्यादा अब किसी सवाल की कोई गुंजाइश बची है। मुझे जाना है, प्लीज़। मेरा सामान कहाँ है? मेरा बैग? कमरे में चारों तरफ देखती हुई घबरा के बोली। तुम नैना का बेटी हो? हमारा नैना का? शांति देवी खुशी से आगे बढ़कर उसका चेहरा अपने हाथों में थामे हुए बोली। वो हैरानी से उनको देखने लगी। वो इससे इतनी मोहब्बत से बात कर रही थी, जबकि संजीव मल्होत्रा और उसके मामा ने तो उसे धुतकार दिया था। तभी मैं कहूँ, मुझे तुम्हारी सूरत में हमारी नैना का चेहरा क्यों दिखाई दे रहा है? शांति देवी ने उसके माथे पर प्यार करते हुए उसे गले से लगाया। दीपिका हैरानी से उन्हें देख रही थी। आर्यन भी ये सब कुछ देखकर हैरान होकर रह गया था। तुम वापस लौट आया। तुम्हारी माँ कहाँ है? नैना कहाँ है? वो किधर है? वो क्यों नहीं आया? हम उसको बहुत याद करता है। उसका डैड भी उसको बहुत याद करता है। उसकी माँ उसको याद करते करते दुनिया से चला गया, लेकिन वो लौट कर ना आया। शांति देवी रो पड़ी तो दीपिका की आंखों में भी आंसू निकले। मेरी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी, दीपिका रोते हुए बोली और अपने गाल पर आए आंसू पोंछने लगी। क्या कह रहा है? तुम? नैना इस दुनिया से चला गया और हमें किसी ने बताया भी नहीं? वो अपने दिल पर हाथ रखे हुए बिस्तर पर ढेर सी हो गई। मॉम, ध्यान से, बिस्तर गीला है। आर्यन ने माँ को पुकारा तो वो उसकी तरफ उसे घूरने लगी। तुम तो चुप करो। मेरा सबसे प्यारा दोस्त इस दुनिया से चला गया और हमें पता ही ना चला। वो आंसू बहाते हुए बोले जा रही थी, जबकि आर्यन मल्होत्रा कमर पर हाथ बांधे उस लड़की को शक की निगाहों से देख रहा था। आपको लगता है कि ये लड़की आपकी प्यारी दोस्त प्लस नंद की बेटी है? आर्यन की बात पर शांति देवी ने फिर से उसकी तरफ घूर के देखा। अब तुमको हम बताएगा कि ये लड़की हमारी नैना का बेटी है या नहीं? अरे तुम्हें क्या पता? तुम कौन सा उनको अपने होश हवास में देखा था? तब तुम बहुत छोटा था। सारा चेहरा उसका अपनी माँ पर गया है। सारी अपनी माँ की जैसी है, ये हमें पता है, हमें याद है। उनकी बात पर दीपिका चेहरा छुपाए बच्चों की तरह रोने लगी। ना मेरा बच्चा, बस ना, रोते नहीं। हम हैं ना, आज से हम तुम्हारा मॉम हैं। तुमने रोना नहीं। शांति देवी ने उसको अपने गले से लगाया तो उनके गले लगी वो फूट फूट कर रो पड़ी। उन दोनों के रोने की वजह से आर्यन के सर में अचानक दर्द शुरू हो गया। गहरा सांस लेते हुए सर को झटकता हुआ वो कमरे से बाहर चला गया। शाम के समय सभी लोग उस बड़े से हॉल में मौजूद थे और सामने सोफे पर शांति देवी के साथ दीपिका लगी हुई बैठी थी। शांति देवी एक पल के लिए भी दीपिका को खुद से दूर नहीं कर रही थी, जबकि रोहित मल्होत्रा उन्हें गुस्से से घूर रहे थे, जो उनकी बात को न मानते हुए दीपिका को इस हवेली से जाने नहीं दे रही थी। ये हमारी प्यारी बहन नैना का बेटी है, हम इसको कहीं नहीं जाने देगा। ये हमारी नैना का आखिरी निशानी है। अगर ये चला गया तो हम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। शांति देवी ने रोते हुए दुपट्टे से अपने आंसू पोंछे। आर्यन अपनी माँ के आंसुओं से बहुत तंग था, जो बात बात पर निकल आते थे। वो जानता था दुख इतना बड़ा नहीं होता जितना कि उनके आंसू निकलते थे। संजीव मल्होत्रा खामोशी से ये सब देख रहे थे। बेटी को 20 साल पहले ही वो खो चुके थे, लेकिन आज उसके मरने की खबर सुनकर एक बार वो फिर से उनके गहरे ज़ख्म ताज़ा हो गए थे। उनकी बेटी ने भागकर शादी कर ली थी। चाहते तो उसे ढूंढकर गोलियों से भून भी सकते थे, लेकिन उन्होंने यही सोच लिया था कि नैना नाम की कोई उनकी बेटी ही नहीं। लेकिन समय के साथ साथ इन 20 सालों में एक दिन भी अपनी बेटी को भुला नहीं पाए। वो हर रात सोने से पहले अपनी बेटी को याद करके सोया करते थे और उसकी सुरक्षा की दुआएं मांगा करते थे। और अब वो यही सोच रहे थे कि किसकी सुरक्षा की दुआएं मांगेंगे। उनकी बेटी तो 2 साल पहले ही इस दुनिया से चली गई और उन्हें इस बारे में पता भी ना चला। सामने बैठी हुई लड़की, उनकी धोती, उनके दर पर आई थी।
तो वो उसको वहाँ से निकालना नहीं चाहते थे। उनका दिल इतना बड़ा नहीं था कि वो अपनी धोती के साथ जुल्म करते, लेकिन अपने बेटे की आंखों में गुस्सा देख चुके थे, इसलिए फ़िलहाल खामोश थे। ठीक है, रोना बंद करो। अगर तुम इस लड़की को यहाँ रखना चाहती हो तो रख लो, लेकिन इसे इस हवेली के उसूलों के बारे में बता देना। जो काम इसकी माँ ने किया था वो ये ना करे तो ज़्यादा बेहतर है, वरना इसकी माँ को तो छोड़ दिया था, इसे सीधे गोलियों से भून के रख दूंगा। रोहित मल्होत्रा ने गुस्से से अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहा, और एक नज़र अपने बाप को देखकर वो वहाँ से वर्कआउट कर गया। अपने मामा की ये बात सुनकर वो दिल का दर्द आंसू की सूरत में बहाने लगी। एक नज़र उसने अपने नाना पर डाली, जो बिल्कुल खामोश थे। हाँ, उन्हें खामोश कर दिया गया था उनकी बेटी ने 20 साल पहले। उनके कंधे झुक गए थे। उस दिन उन्होंने ऊपर वाले से यही शिकवा किया था कि बेटी तो दे, लेकिन बेटियां इज्जत की धज्जियां ना उड़ाया करें। आज भी वही सब कुछ हो रहा था, लेकिन इस बार बेटी की बेटी उनके सामने थी। वो अपनी बेटी पर विश्वास करके पछता रहे थे, लेकिन आज अपनी धोती पर विश्वास करके दोबारा नहीं पछताना चाहते थे। वो बिना किसी से कुछ कहे खामोशी से छड़ी के सहारे उठते हुए अपने कमरे की तरफ चले गए। संजीव मल्होत्रा के 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा रोहित मल्होत्रा और छोटी बहन नैना। रोहित मल्होत्रा की कोई औलाद नहीं थी, तो सब लोगों ने एक फ़ैसला करके शांति देवी के भाई का बेटा गोद ले लिया था। उस समय आर्यन 4 साल का था। वो बहुत ही शरारती था। अपनी शरारत से उसने जल्दी ही सबका दिल जीत लिया था, और इस तरह से उनको मल्होत्रा ख़ानदान का वारिस मिल गया था। आर्यन को उन लोगों ने गोद लेकर पाला है, ये बात आर्यन बहुत अच्छे से जानता था। आर्यन मल्होत्रा को अकेले रहने और अकेले घूमने की आदत थी। ऐसे में दीपिका का आना उसे थोड़ा सा परेशान कर गया था, क्योंकि अब तक उसकी अकेले की मोहब्बत होती आई थी, और अब तो उसके प्यार को बट जाना था। उसके हिस्से का आधा प्यार दीपिका को मिल जाना था। लेकिन वो सोच रहा था कि चलो, छोटी सी चींटी है, इससे क्या डरना, ऐसा आर्यन सोच रहा था। जबकि वो ये नहीं जानता था कि ये छोटी सी चींटी उसकी नाक में कितना दम करने वाली है। दीपिका को यहाँ आए हुए 2 हफ्ते गुजर चुके थे। वो शांति देवी से बहुत अटैच हो गई थी। शांति देवी उसका बहुत ख्याल रखती थी, बिल्कुल माँ की तरह उसे चाहती थी। वो भी शांति देवी को मॉम ही कहा करती थी। इस घर में आकर के उसको एक सुकून सा मिला था, अपनों का सुकून। आप इतनी बड़ी हवेली में रहते हुए उकता नहीं जाती? आपका दिल नहीं करता कि आप कहीं बाहर भी निकलें? दीपिका ने सलाद बनाती हुई शांति देवी से गाजर का पीस मुंह में डालते हुए पूछा। अरे बेटा, हमने कहाँ जाना है? हमारा तो जीना मरना हवेली के साथ लिखा है, और अब तुम्हारा आने से तो हमें और खुशी हुआ है। हम अकेला था, लेकिन तुम्हारे आने से अब हमारी हवेली में रौनक आ गया है। हाँ, ये तो होना ही था मॉम, बेटियों के दम से ही तो रौनक होती है। वो क्या कहते हैं, बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। दीपिका ने सामने से आते हुए आर्यन को चिढ़ाते हुए ज़ोर से बोला। आर्यन ने माथे पर बल डालते हुए दीपिका को घूरा और अपनी मॉम की तरफ बढ़ा। मॉम, आज मेरा एक बहुत ख़ास दोस्त आ रहा है, तो उनके लिए अच्छा सा खाना बनाएं और मीठे में खीर बनाइएगा। मेरे दोस्त को खीर बहुत पसंद है। कहीं तुम्हारा वही वाला दोस्त तो नहीं आ रहा जो एक बार पहले भी आया था? शांति देवी ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। जी, वही आ रहा है। उसको आपके हाथ की खीर बहुत पसंद आई थी, और उसने इस बार भी यही कहा है कि आप वही खीर बनाएं। वो ऑर्डर देता हुआ पलटा था कि फिर से मॉम की तरफ मुड़ा। मॉम, 1 कप कॉफ़ी भिजवा दें मेरे कमरे में, बहुत तलब हो रही है। एक गहरी नज़र दीपिका पर डालता हुआ वो अपने कमरे की तरफ चला गया। मॉम, अगर आप इजाज़त दें तो आपके आर्यन के लिए आज कॉफ़ी मैं बना दूं? दीपिका को एक नई शरारत सूझी थी। वो अभी तक भूल नहीं सकी थी जब उसने उसके ऊपर पानी का पूरा जग डाला था। तुमको कॉफ़ी बनाना आता है? शांति ने हैरानी से पूछा। मॉम, मैं सब कुछ बना लेती हूँ, आप एक बार आजमा कर तो देखो। दीपिका ने चहक कर कहा। चलो, तुम कॉफ़ी बनाकर आर्यन को पहुँचा दो, हम ज़रा रात के खाने का बंदोबस्त करें उसके दोस्त के लिए। दीपिका कॉफ़ी बनाकर उसको रेडी करती हुई ट्रे में रख चुकी थी, और अब सबसे नज़र बचाकर नमक के 2 भर कर चम्मच डाल दिए। उसको अच्छे से मिक्स करने लगी।
आर्यन, ये कॉफ़ी तुम्हारी ज़िंदगी की यादगार कॉफ़ी रहेगी। 1-2 महीने तक तो तुम वापस कॉफ़ी का नाम भी नहीं ले सकोगे। दीपिका ने दिल ही दिल में खुश होते हुए कॉफ़ी का कप उठाकर मुलाजिमा की तरफ बढ़ाया। ये लो, आर्यन को कॉफ़ी दे आओ। अरे नहीं, उनके कमरे में जाने की इजाज़त हमको नहीं है। आप मालकिन को दे दीजिए, वो पहुंचा देंगी। उनके कमरे में जाकर हमें क्या मरना है? वो बहुत गुस्से वाले हैं। क्या मतलब? वो अपने कमरे में किसी को आने नहीं देते? नहीं, मालकिन जा सकती हैं, और जिनको वो कहेंगे वो। उनके अलावा हम में से किसी को इजाज़त नहीं कि वो वहाँ पर जाएं। अच्छा, तो ये बात है। दीपिका ने आंखें छोटी करते हुए मुलाजिमा को देखा और कॉफ़ी का कप लिए खुद ही आर्यन के कमरे की तरफ चली गई। दरवाजे के लॉक पर हाथ रखा तो वो खुलता चला गया। लॉक नहीं लगा था, क्योंकि उसको यकीन था कि उसके कमरे की तरफ कोई भटकेगा भी नहीं। लेकिन दीपिका मलिक को कोई रोक सका है भला? वो शरारती सी दीपिका अंदर आई तो आर्यन कहीं भी नज़र न आया। उसका इतना प्यारा कमरा देखकर वो दिल ही दिल में दाद देते हुए कॉफ़ी एक तरफ टेबल पर रख दी। उस दिन तो जल्दबाजी में देख ना सकी, लेकिन आज उजला उजला कमरा उसे अच्छा लगा, लेकिन जल्दी से वहाँ से निकलना चाहा। अभी वो दरवाजे के पास पहुँची थी कि तभी आर्यन ने उसे पुकारा, रुको। यहीं पर उसके कदम रुके तो उसने पलट कर देखा था। जी, आपने बुलाया? वो मासूम से अंदाज में पलकें झपकाते हुए पूछने लगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो अभी शॉवर लेकर बाहर निकल आया था, बाथरोब पहने हुए था। उसको इस हालत में देखकर दीपिका की पलकें शर्म से झुक गईं। वो मैं कॉफ़ी रखना आई थी, दीपिका ने घबराते हुए कहा। आर्यन कॉफ़ी की तरफ बढ़ा। मेरे कमरे में मेरी इजाज़त के बगैर मत आना, गुस्से से घूरते हुए कहा। दीपिका ने तुरंत हाँ में सर हिलाया और कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए बाहर भाग गई। आर्यन ने सर झटकते हुए कॉफ़ी का कप मुंह में लगाया। जैसे ही उसने कॉफ़ी का पहला घूंट भरा, उसका पूरा हलक कड़वा हो गया था। कॉफ़ी का कप वापस टेबल पर पटकते हुए उसने दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ से वो अभी गुजरी थी। वो समझ गया था कि ये उसी की शरारत है, अपना बदला किसी और दिन ले लेगा। उधार रहा। वो तैयार होने के लिए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। उसे अपने ख़ास दोस्त के स्वागत की तैयारी करनी थी, जो लखनऊ से ख़ास उससे मिलने हैदराबाद आ रहा था। शाम के समय हो गया था। वो सोकर काफ़ी लेट उठी। आज उसने आर्यन के साथ कॉफ़ी को लेकर जो शरारत की थी, उसके बाद से वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली थी कि ज़रूर आर्यन उस पर गुस्सा करेगा। वो कहीं ना कहीं उससे डरती भी थी, इसलिए उसने अपने कमरे में ही रहना सही समझा। शांति देवी 2 बार उसके कमरे में आई, लेकिन उसे सोता हुआ देखकर वापस पलट गईं। शाम के समय उसको भूख सताने लगी तो वो दबे पांव बाहर आई। किचन में रखे बर्तनों में अपने लिए खाना ढूंढ रही थी कि तभी उसे किसी के आने की आहट हुई। डर के मारे भागने के लिए जैसे ही पलटी तो सीधा आर्यन के सीने से टकराई। दीपिका ने घबरा के उसे देखा। क्या हुआ? आर्यन ने भौहें उचकाते हुए पूछा। वो मैं खाना खाने आई थी, मुझे भूख लगी है, दिन में कुछ खाया भी नहीं था। वो फिर से अपनी आंखें पटपटाते हुए मासूम चेहरा बनाते हुए बोली, लेकिन इस बार आर्यन उसकी मासूम बातों में ना आया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुमने आज अपने हाथों से मेरे लिए इतनी स्वादिष्ट कॉफ़ी बनाई थी, तो इसलिए मैं तुम्हें खाना अपने हाथों से ही खिलाता हूँ। उसका हाथ पकड़े वो किचन में मौजूद डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा। नहीं नहीं, मैं खुद खा लूँगी, आपको वैसे ही तकलीफ़ होगी। दीपिका ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। अपने पैर किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ाने चाहे। अरे ऐसे कैसे? खाना तो स्पेशल तुम्हारे लिए निकाल कर रखा हुआ है, बल्कि तुम्हारा ही इंतज़ार हो रहा था, और खाने को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते। आओ यहाँ बैठो। चेयर खींचते हुए उसने बिठाया कि तभी बाहर से आवाज़ सुनाई दी। आर्यन का दोस्त आ गया। दीपिका ने दिल ही दिल में सोचा, शुक्र है जान तो बची। तुम यहीं मेरा इंतज़ार करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उम्मीद करता हूँ तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, वरना जहाँ मर्जी छुप जाओ, आर्यन मल्होत्रा तुम्हें ढूंढ निकालेगा और फिर सख्त सज़ा मिलेगी, याद रखना। वो जल्दी से हाँ में सर हिलाते हुए उसके बाहर जाने का वेट करने लगी। जैसे ही वो बाहर निकला, उसने सुकून का सांस लिया। जल्दी से प्लेट में अपने लिए खाना निकालते हुए वो बाहर की तरफ भागी। सामने का मंजर देखकर वो अपनी जगह ठिठक कर रुकी थी। आर्यन के गले लगे उस शख्स को देखकर दीपिका के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकी थी। उस शख्स की नज़र भी दीपिका पर पड़ी। एकदम उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई। कुछ पल यूं ही खामोशी से गुजरे। मयंक चौधरी को दीपिका की तरफ देखते हुए उसे गुस्सा आया।
आर्यन ने दीपिका को घूरा तो दीपिका वापस किचन में भाग गई। ये कौन थी और यहाँ कैसे? मयंक चौधरी ने आर्यन की तरफ देखते हुए पूछा। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और आगे का भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए कहानी का दूसरा भाग ज़रूर देखिएगा।